12 का पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बुक का चैप्टर पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि चैप्टर का मीनिंग क्या है। क्योंकि हम पॉलिटिक्स की किताब में से ही पढ़ रहे हैं, पॉलिटिक्स का चैप्टर है, तो हम देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स का क्या रोल रहेगा जब हम प्लान डेवलपमेंट करना शुरू करेंगे। ये जो वर्ड है प्लान, इसका मतलब होता है कि हमारा डेवलपमेंट तो होने वाला था, लेकिन हम प्लानिंग करते हुए डेवलपमेंट कर रहे थे। ये कुछ वैसा ही है जैसे कि आप अपना बजट वगैरह प्लान करते हैं, मंथली आपको कहाँ पे कितना खर्चा करना है, तो आपकी फैमिली जैसे प्लानिंग करती है, वैसे ही ये प्लानिंग इंडिया के लेवल पे भारत की गवर्नमेंट करने वाली थी। इसी को बोला जाता है प्लान एंड डेवलपमेंट। तो हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है उड़ीसा की केस स्टडी से। उड़ीसा की केस स्टडी क्या है? तो उड़ीसा में क्या हो रहा होता है कि माइनिंग सेक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां पर स्टील और आयरन ओर की काफी ज्यादा माइंस वगैरह होती है, जो स्टील बनाने के लिए काम में आता है। आयरन ओर उसकी काफी ज्यादा वहां पे माइंस वगैरह होती हैं, इसलिए वहां पर एक कंपनी के साथ उड़ीसा की गवर्नमेंट एक अग्रीमेंट साइन कर लेती है। उस कंपनी का नाम होता है पॉस्को स्टील प्लांट, और एमओयू साइन हो जाता है, मतलब एक एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो जाता है साउथ कोरिया के साथ। तो साउथ कोरिया के साथ जब ये एमओयू साइन हो जाता है तो वहां पे फॉरेस्ट के ऊपर एक माइन लगने वाली होती है, जो पॉस्को की स्टील प्लांट की माइन होती है। अब इस माइन में अलग अलग स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं। स्टेक होल्डर्स मतलब अलग अलग पार्टीज आ जाती हैं जो वहां पे माइन लगाने के लिए आना शुरू करती हैं, और इसमें अलग अलग लोगों का इंटरेस्ट भी डेवलप होना शुरू हो जाता है। जैसे कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स जो होते हैं वो है स्टेट गवर्नमेंट, इसके अलावा होते हैं इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके अलावा इसमें होते हैं ट्राइबल्स, और इसके अलावा इसमें होते हैं एनवायरमेंटलिस्ट। अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं। मैं जब स्टेक होल्डर्स बोल रहा हूं तो ये स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है ऐसे लोग जिनका हित होता है इस माइनिंग एक्टिविटी के साथ। देखो इंडस्ट्रीज तो है, जो इंडस्ट्री लगने वाली है वो तो है जिनका अपना खुद का इंटरेस्ट है, लेकिन उनके साथ जो रिलेटेड इंटरेस्ट होता है ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। तो जैसे कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनका क्या इंटरेस्ट होता है? स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि भाई इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट अगर होगा, निवेश अगर होगा तो राज्य आगे निकलेगा, राज्य की ग्रोथ होना शुरू होगी, राज्य की ग्रोथ होगी तो लोगों को नौकरियां वगैरह मिलना शुरू होगी, जिससे कि उड़ीसा भी डेवलप कर पाएगा। वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि अगर उड़ीसा में डेवलपमेंट होगा तो पूरे भारत भर में भी ऐसी कंपनीज आना शुरू करेंगी जो उड़ीसा के डेवलपमेंट को देखते हुए अलग अलग राज्यों के साथ इन्वेस्टमेंट वगैरह साइन करना शुरू करेगी, एमओयू वगैरह साइन करना शुरू करेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ, उड़ीसा में अगर प्लांट नहीं लगा, तो हो सकता है पूरे अलग अलग जो राज्य है, अलग अलग जो जगहें हैं भारत की, वहां पर भी ऐसी समस्याएं वगैरह आना शुरू हो जाए और वहां पे इन्वेस्टमेंट कम होना शुरू हो जाए। मतलब कि अगर जैसे कि ट्राइबल्स की वजह से वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाता, या फिर एनवायरमेंटलिस्ट की वजह से वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाता, तो हो सकता है कि वहां पर मध्य प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटका में, वहां पर भी जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो रुक जाए। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाह रही होती है कि उड़ीसा में फेवर में होती है, उड़ीसा में स्टील प्लांट आना चाहिए। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट फेवर में होती है, वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट भी फेवर में होती है कि स्टील प्लांट आना चाहिए। इसके अलावा जो ट्राइबल्स होते हैं वो अगेंस्ट में होते हैं। अगेंस्ट में होते हैं मतलब कहने का मतलब क्या है कि ट्राइबल जो होते हैं वो नहीं चाह रहे होते हैं उड़ीसा में स्टील प्लांट आना चाहिए, क्योंकि अगर स्टील प्लांट आएगा तो ट्राइबल्स को फॉरेस्ट से बाहर जाना पड़ेगा, फॉरेस्ट एरिया को छोड़ना पड़ेगा। फॉरेस्ट एरिया को जब वो छोड़ना शुरू करेंगे तो फिर होगा क्या कि उनके घर वगैरह उनसे छीन ले जाएंगे, और जब उनके घर वगैरह छीन ले जाएंगे तो उनको दिल्ली, मुंबई ऐसे सारे शहरों में आके काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो मार्जिनलाइज्ड हो सकते थे। तो ट्राइबल जो होते हैं वो भी अगेंस्ट में चले जाते हैं, वो ये स्टील प्लांट को नहीं आने देना चाहते। फिर एनवायरमेंटलिस्ट जो होते हैं उनका अपना इंटरेस्ट होता है, जो ये एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं वो भी अगेंस्ट में होते हैं।
ये लोग अगेंस्ट में इसलिए होते हैं क्योंकि देखो अगर माइनिंग सेक्टर वगैरह आना शुरू करेगा तो माइनिंग सेक्टर की वजह से एनवायरमेंटलिस्ट को ये खतरा महसूस होना शुरू होता है कि वहां पे पेड़ पौधों की कटाई होगी, वहां पे बायोडायवर्सिटी को खतरा होना शुरू हो जाएगा। बायोडायवर्सिटी को अगर खतरा होना शुरू हो जाएगा तो वहां पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वाइल्ड लाइफ है, या फिर वहां पे जो प्लांट्स वगैरह हैं उनको खतरा हो सकता है। इसी के लिए अलग अलग वहां पर स्टेक होल्डर्स अपने अपने इंटरेस्ट रखना शुरू करते हैं और इसी के लिए वहां पे इशू आना शुरू होता है कि किस तरीके से इस इशू को रिजॉल्व करा जाए। मतलब ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। आपके घर में जब हम कुछ भी कर रहे होते हैं तो फिर जैसे कि पेंट ही करवाना है तो कोई बोलता है कि इस कलर का पेंट होना चाहिए, कोई बोलता है दूसरे कलर का पेंट होना चाहिए। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपनी राय देना शुरू करते हैं। तो वैसे ही ट्राइबल्स हैं, उनके लिए अलग सोच है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। एनवायरमेंटलिस्ट अपने हिसाब से डेवलपमेंट के आइडियाज लेकर आ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट फेवर में है, स्टेट गवर्नमेंट फेवर में है। तो अलग अलग पार्टीज अलग अलग तरीके से बता रही है कि डेवलपमेंट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। इसी के साथ ही हमारा पॉलिटिकल कंटेस्टेशन का टॉपिक शुरू करते हैं हम। ये पॉलिटिकल कंटेस्टेशन का मतलब क्या है? तो पॉलिटिकल कंटेस्टेशन मतलब अलग अलग पार्टीज हैं, अब किसके हित की बात सुने। जैसे हमने घर के एग्जांपल कंसीडर करा कि पेंट कौन से कलर का होना चाहिए, वैसे ही पॉलिटिकल कंटेस्टेशन में भी क्या हम ट्राइबल्स की बात माने, क्या हम एनवायरमेंटलिस्ट की बात माने, क्या हम स्टेट गवर्नमेंट की माने, सेंट्रल गवर्नमेंट की माने, किस तरीके से इस इशू को सॉल्व करा जाएगा। इसी को बोला जाता है कंटेस्टेशन, मतलब विवाद का हो जाना। और इसी के लिए पॉलिटिकल कंटेस्टेशन का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल कंटेस्टेशन का जब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि इस विवाद को सुलझाने के लिए डेमोक्रेसी को अपनाया जाए। जैसे कि मान लो किसी जगह पे मोनार्की है, तो मोनार्की जिस जगह पे होगी वहां पर तो राजा जो चाहेगा वो ही हो जाएगा। राजा को लगता है कि निवेश होना चाहिए, राजा को लगता है कि ये इंडस्ट्री आनी चाहिए, वहां पे भी हो जाएगा। या फिर जैसे कि मिलिट्री का रूल है, डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, ऐसी जगह पे जो मिलिट्री चाहेगी, जैसे कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वहां पर जो चाहती है वही सारी चीजें करना शुरू कर देती है। पाकिस्तान में क्योंकि मिलिट्री है तो वहां पे लोग बागों की सुननी चाहती है और वहां पे जो घटिया लेवल की आर्मी है वही सारी चीजें करना शुरू कर देती है। इसकी वजह से डेमोक्रेसी एक अच्छा साधन बन जाता है पॉलिटिक्स में डेमोक्रेटिकली इश्यूज को सॉल्व करना। जैसे कि जो डेमोक्रेसी में पीपल के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो वहां पर बैठे हुए हैं। तो डेमोक्रेसी में जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट चाहती है उसी को मान लिया जाए, क्योंकि हम लोगों ने ही उनको वहां पे बैठाया है, उन लोगों को वहां पे चुन के बैठाया है पॉलिटिकल कंटेस्टेशन में। तो फिर ट्राइबल्स का इंटरेस्ट वैसे तो इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंटलिस्ट का इंटरेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को वहां पर लेकर आए हैं हम लोग, इसकी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है, जो स्टेट गवर्नमेंट चाहती है, वही सारी चीजें वहां पर होनी चाहिए। तो पॉलिटिकल कंटेस्टेशन के इशू को सॉल्व करने के लिए डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। देखो हम कर क्या सकते हैं ना, एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए जो हमारे गोल होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर सोशल जस्टिस को प्रमोट करना, इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर करना, पढ़ा है ना हमने ये प्रीएम्बल में, ये सारी चीजें भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट का रोल इंपॉर्टेंट माना गया और गवर्नमेंट के रोल में डेमोक्रेसी में सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहती है, स्टेट गवर्नमेंट जो चाहती है, वो ही इंपॉर्टेंट होता है। बुला सकते हैं एक्सपर्ट्स को, वो क्या बोल रहे हैं, माइनिंग एक्टिविटी होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, स्टील प्लांट आना चाहिए नहीं आना चाहिए, लेकिन जो अल्टीमेट डिसीजन रहेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा। इस तरीके से ऐसे इश्यूज को सॉल्व करा जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलना शुरू करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बात कर रहा है आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट, जैसे कि हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, आधुनिकीकरण की बात करते हैं, प्रगति की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि भारत आधुनिकीकरण की तरफ चले, प्रगति की तरफ चले, विकास की तरफ चले, ऐसी नई नई चीजें भारत में होना शुरू हो, डेवलपमेंट होना शुरू हो, तो उसके लिए हर किसी के अपने अपने आइडियाज हो सकते हैं। जैसे कि अगर एक विमेन का एग्जांपल दे तो विमेन के आइडियाज हो सकते हैं कि उसको भी इक्वल वेजेस वगैरह मिलना शुरू हो, उसको भी सेफ्टी मिलनी शुरू हो, उसको भी सिक्योरिटी वगैरह मिलनी शुरू हो। तो एक विमेन के लिए अलग आइडिया होगा डेवलपमेंट के लिए।
वैसे ही एक स्टूडेंट के लिए आइडिया होगा कि उसके लिए बेटर एग्जामिनेशंस वगैरह में अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, कास्ट वगैरह उसके आड़े नहीं आनी चाहिए, रिजर्वेशन वगैरह उसके बेनिफिट में होना चाहिए। ऐसी सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक स्टूडेंट के लिए आइडियाज हो सकते हैं। वैसे ही अगर हम बात करना शुरू करें दूसरे तरीके के सेक्शंस के बारे में, जैसे कि ट्राइबल्स जो होते हैं या फिर जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, इनके लिए भी अलग अलग आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट हो सकते हैं। तो आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट में जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है मॉडर्निटी का। मॉडर्निटी का मतलब क्या है? मॉडर्निटी का मतलब होता है कि जो पूरी दुनिया वगैरह है, पूरा जो विश्व वगैरह है, वो मॉडर्निज्म की तरफ जा रहा था, और मॉडर्निज्म के लिए, मॉडर्निटी के लिए हमने वेस्ट को अपनाना शुरू करा। मतलब हमारे सामने मॉडर्निटी का जो उदाहरण बन के आया वो वेस्ट बन के आया। पश्चिमी सभ्यताएं जिन भी चीजों को मॉडर्निटी के साथ जोड़ रही थी, जैसे कि रैशनैलिटी हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, या फिर मटेरियल प्रॉस्पेरिटी हो गया, ऐसी सारी चीजों को हमने मॉडर्निटी के साथ एसोसिएट करना शुरू करा। और ऐसे ही भारत में भी मॉडर्निटी के बारे में बात होनी शुरू हुई कि भाई 1947 के बाद जब भारत आजाद होगा तो मॉडर्निटी की डेफिनेशन क्या हुई? तो डेमोक्रेसी, रैशनैलिटी, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, भौतिक संपन्नता, ज्यादा से ज्यादा वेल्थ का होना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी का होना, ऐसी सारी चीजों को मॉडर्निटी के साथ एसोसिएट करा जाने लगा। इसके बाद जब हम बात करना शुरू करते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट के बारे में, तो हम नेक्स्ट वाले पॉइंट में जब हम डिस्कस कर रहे हैं, पॉइंट निकल के आता है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। अगर आपने पहले एक वीडियो देखा है जो हम एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें काफी अच्छे से कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बारे में बात हो चुकी है। इनफैक्ट इस वाले चैप्टर में भी एक साइड में बॉक्स दे रखा है जिसमें वो लोग लेफ्ट और राइट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो लेफ्ट होता है वो बात करता है सोशलिज्म के बारे में, और जो राइट होता है वो बात करता है कैपिटलिज्म के बारे में। सोशलिज्म होता है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए जनता की कल्याण के बारे में, जनता का जो वेलफेयर होता है, जनता की जो प्रोग्रेस होती है, उसमें गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए। जैसे कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंश्योर कर देना, अनएम्प्लॉयमेंट ना हो ऐसी चीजें सुनिश्चित कर देना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का होना, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज का होना, ऐसी सारी चीजों को हम एसोसिएट करते हैं सोशलिज्म के साथ। और जैसे रशिया में गवर्नमेंट जो होती है वही सारी चीजों को इंप्लीमेंट कर लेती है, गवर्नमेंट अपने हाथ में सारी चीजें ले लेती है, वैसे ही सोशलिज्म की विचारधारा, समाजवाद की जो विचारधारा है, वो भी यही चाहती है कि भारत में भी गवर्नमेंट अपने हाथ में ही चीजें रखे, इकोनॉमी को अपने हाथ में रखे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोले, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज वगैरह खोले, गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह खोले, ऐसी सारी चीजें सोशलिज्म का पार्ट बन जाती हैं। दूसरी तरफ जब हम बात कर रहे हैं कैपिटलिज्म की, तो कैपिटलिज्म में प्राइवेट सेक्टर को इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये माना जाता है कि प्राइवेटाइजेशन जो होगा वो ही सारी चीजों का हल निकाला करेगा, मार्केट जो होगा वो अपनी समस्याएं खुद सुलझा लिया करेगा, और इन्वेस्टमेंट वगैरह ये सारी चीजें जो होंगी इसमें गवर्नमेंट बड़ा रोल प्ले नहीं करेगी, बल्कि प्राइवेट सेक्टर जो होगा वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसी को बोला जाता है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के जो आइडियाज आते हैं वो यूएसए से आते हैं, और जो सोशलिज्म के आइडियाज आते हैं वो यूएसएसआर से आते हैं। ऐसे अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों से अलग अलग आइडियाज आने शुरू होते हैं। हम कौन से आइडियाज के फेवर में थे? तो हमारे जो आइडियाज होते हैं वो यूएसएसआर के साथ फेवर में होते हैं, मतलब हम यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है उनके साथ जाते हैं। और ज्यादातर जो लोग होते हैं पार्लियामेंट में, विधानसभा ले लो या फिर लोकसभा ले लो, राज्यसभा ले लो, वहां पर वो ज्यादातर लोग सोशलिज्म के आइडियाज को अडॉप्ट करने के लिए फेवर में होते हैं। क्या कैपिटलिज्म की तरफ कुछ लोग होते ही नहीं फेवर में? कुछ ऐसे भी सेक्शंस होते हैं, कुछ ऐसी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो कैपिटलिज्म के फेवर में होती है, लेकिन ज्यादातर लोग बात जो होते हैं वो सोशलिज्म को ही प्रेफर कर रहे होते हैं। अब इसका रीजन क्या होता है? सोशलिज्म को फेवर करने के पीछे क्या क्या कारण होते हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट डिस्कशन आता है, नेक्स्ट वाला पार्ट आता है, वो आता है व्हाई सेंट्रलाइज्ड planning was adopted। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को क्यों अडॉप्ट करा गया? तो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को अडॉप्ट करने के पीछे जो रीजन था वो सबसे पहला रीजन आता है कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जब पूरी दुनिया भर में आया था, महामंदी जब पूरी दुनिया भर में आई थी, उस समय पे गवर्नमेंट ने ही महामंदी को दूर करा था, गवर्नमेंट ने ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था महामंदी को दूर करने में।
दुनिया आर्थिक संकट से 1930s 1940s के आर्थिक संकट से इसलिए उबर पाई थी क्योंकि गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज को अपने हाथ में ले लिया था, गवर्नमेंट ने वेलफेयर वगैरह करना शुरू करा था, गवर्नमेंट ने ऐसी सारी चीजें करना शुरू करी थी। इसके अलावा इंटर वॉर रिकंस्ट्रक्शन का एक पॉइंट और आता है। इंटर वॉर रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है कि जब वॉर का समय खत्म हुआ, वॉर का समय जब चल रहा था, उस समय पे जो कंट्रीज थी वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी, वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस होने लग गई थी, पूरा विश्व वैसे ही वॉर से स्ट्रगल कर रहा था और महंगाई वगैरह, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह ऐसी सारी चीजें भी बढ़ रही थी। तो उस समय पे जर्मनी, यूएसएसआर जैसी कंट्रीज ने सोशलिज्म को अपनाया, मतलब सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को अपनाया। गवर्नमेंट ने रोल प्ले करना शुरू करा, गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज को अपने हाथों में लेना शुरू करा, और जब गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज को अपने हाथों में लेना शुरू करा तो उससे ये सारे संकट दूर होना शुरू हो गए और रशिया जैसी कंट्रीज को काफी ज्यादा फायदा मिला सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वगैरह करने का। इसके अलावा एक और रीजन था, वो है बॉम्बे प्लान का। हाँ, बॉम्बे प्लान क्या है? तो बॉम्बे प्लान 1944 का बॉम्बे प्लान है। 1944 में ही हमारे इंडस्ट्रीज जो है वो साथ में बैठना शुरू हुए, साथ में डिस्कशन करना उन्होंने शुरू करा और उन्होंने सोचा कि स्टार्टिंग में जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं उनको, उनका जो कंट्रोल वगैरह होता है वो गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, तभी ये इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह पॉसिबल हो पाएगा। गवर्नमेंट अगर इंडस्ट्रीज को अपने हाथ में रख के काम करेगी तो ये इंडस्ट्रीज बहुत आगे तक ग्रो कर सकती हैं। और ये बॉम्बे प्लान में ही इंडस्ट्रियलिस्ट ने मिलकर डिसाइड कर लिया था दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन should be done with the support of गवर्नमेंट। इंडस्ट्रियलाइजेशन को करने के लिए गवर्नमेंट के रोल को इंपॉर्टेंट माना गया। अर्ली इनिशिएटिव्स का, अर्ली इनिशिएटिव्स में हम जब देखना शुरू कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में हम क्या कर रहे थे, हमने जो प्लानिंग को अडॉप्ट करा था, प्लानिंग वाज अडॉप्टेड फ्रॉम यूएसएसआर। प्लानिंग को जो हमने अडॉप्ट करना शुरू करा था वो यूएसएसआर से अडॉप्ट करा था। प्लानिंग के जो आइडियाज वगैरह हमने इंप्लीमेंट करे थे वो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से करे थे। जैसे कि हमने सोशलिज्म के बारे में जो भी हमारी टेंडेंसी थी, इसको भी हमने यूएसएसआर से अडॉप्ट करा था। जो समाजवाद की विचारधारा है ये भी हम यूएसएसआर से अडॉप्ट करते हैं। वैसे ही जो दूसरी चीज होती है, जैसे कि जो प्लानिंग होती है, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जो होती है, वो भी हम यूएसएसआर से ही अडॉप्ट करना शुरू करते हैं। ऐसी सारी चीजों को हमने यूएसएसआर से अडॉप्ट करना शुरू करा। फिर हमने जब प्लानिंग करी तो हमने इसको डिवाइड करा इनटू टू पार्ट्स। एक था हमारा प्लान बजट और दूसरा था हमारा नॉन प्लान बजट। कहने का मतलब एक तरफ तो हमारा जो हमने प्लानिंग करना स्टार्ट करा, उस प्लानिंग को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा। एक प्लान बजट होता है और दूसरा नॉन प्लान बजट होता है। प्लान बजट का मतलब वैसा वाला बजट जो 5 साल की प्लानिंग के लिए बात करता है। मतलब ऐसे सारे सेक्टर्स, चाहे वो रेलवेज वगैरह हो, चाहे वो कोल मिनिस्ट्री हो, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, या फिर कोई भी ऐसा निर्माण करना हो, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट डालना हो जो अगले 5 साल तक आएगा, वो सारी चीजें प्लान बजट का पार्ट हुआ करती थी। और दूसरी तरफ नॉन प्लान बजट था। नॉन प्लान बजट में वो सारी चीजें आती हैं जो रूटीन बेसिस पे खर्च होती हैं। रूटीन बेसिस पे जैसे कि किसी जगह पे कैलेमिटी आ जाती है या फिर अचानक से कोई खर्चा आ जाता है, जैसे कि किसी साल सूखा पड़ जाता है या फिर किसी साल फ्लड आ जाती है, ऐसी सारी चीजें जब होना शुरू होती हैं उनको हम इंप्लीमेंट करते हैं नॉन प्लान बजट में। मतलब जो अचानक से होने वाले खर्चे होते हैं वो नॉन प्लान बजट में आते हैं। और इस तरीके से हमने अपने प्लानिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करना शुरू करा। ये कुछ वैसा ही है जैसे कि हमारे प्लानिंग के बजट्स वगैरह होते हैं, जब हम घर पे बजट्स वगैरह बनाना शुरू करते हैं तो कुछ तो बजट्स हम पूरे मंथली बेसिस पे बना लेते हैं, लेकिन कुछ अचानक से खर्चे वगैरह आ जाते हैं, वो सारी चीजें नॉन प्लान बजट का पार्ट बन रही थी। मतलब एक बड़े लेवल पे इसी तरीके से हमारी कंट्री भी रन होती है। थर्ड वाले पार्ट में जब हम देखना शुरू करते हैं तो हम बात कर रहे हैं थर्ड वाले पार्ट में जब हम प्लान हॉलीडेज को डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। प्लान हॉलीडेज, और इसके साथ हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान
थर्ड 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, इन तीनों ही प्लान्स में जो अकेडमिक्स, जर्नलिस्ट या फिर जो पॉलिटिशियंस थे या फिर जो फार्मर्स थे या फिर जो लेबर यूनियन थी, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हुआ करते थे। मतलब स्टार्टिंग में जो प्लानिंग वगैरह इंप्लीमेंट होना शुरू हो रही थी तो बहुत सारे लोग जो थे वो प्लानिंग को लेके सपोर्ट में थे, वो काफी ज्यादा एंथुसियास्टिक थे। वो ये सोच रहे थे कि प्लानिंग जब होगी तो भारत काफी ज्यादा डेवलप होगा और हर किसी को प्लानिंग का बेनिफिट वगैरह मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब ये सारी चीजें फर्स्ट 5 ईयर, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान आता है, तब धीरे धीरे ये प्लानिंग की तरफ जो उत्साह होता है वो नीचे की तरफ जाना शुरू कर देता है। लोग बाग इतना ज्यादा प्लानिंग को सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं जितना वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कर रहे होते हैं। और एक और रीजन होता है कि 1966 का जब टाइम आता है, 1966 जब ईयर आता है, तो उस समय भारत में काफी ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस होने लग जाती है। इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ भारत स्ट्रगल करना शुरू कर देता है। इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे हो जाती है, देखो स्टार्टिंग में क्या हो रहा था उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि 61-62 में चाइना के साथ वॉर हो जाती है, 65 में पाकिस्तान के साथ एक मेजर क्लैश हो जाता है, और इन्हीं सारे रीजंस की वजह से 1966 के टाइम पे भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाती है, महामंदी जैसी सिचुएशंस हो जाती हैं, काफी ज्यादा महंगाई वगैरह बढ़ने लग जाती है। तो उस समय हमारी जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है प्लान हॉलीडे लेने का। प्लान हॉलीडे लेने के पीछे यही रीजन होता है कि हम थोड़ा सा डिले कर देते हैं प्लानिंग को, और जो नेक्स्ट प्लान्स होते हैं वो हम 67 के एंड में 68 तक हम निकालना शुरू करते हैं, और इस तरीके से हमारे अर्ली इनिशिएटिव्स का टॉपिक भी कवर हो जाता है। जब हम नेक्स्ट वाले पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं तब हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला वाला टॉपिक है वो है फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो फोकस कर रहा होता है फार्मर्स के ऊपर, वो फोकस कर रहा होता है सेविंग्स के ऊपर। मतलब फार्मर्स के ऊपर जो वो फोकस कर रहा होता है तो उस समय पे वो फोकस करता है उन सारी चीजों के ऊपर जो फार्मिंग से रिलेटेड होती है, जैसे कि इरिगेशन वगैरह, जैसे कि मॉडर्नाइजेशन इन फार्मिंग, ऐसी सारी चीजें, जैसे कि भाखड़ा नांगल डैम जो हो गया, ऐसी सारी चीजों को फार्मर्स के लिए जो प्लानिंग होती है उसमें इंप्लीमेंट करा जाता है। जैसे कि इरिगेशन सिंचाई वगैरह के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स को डाला जाता है, जैसे कि मॉडर्नाइजेशन के नए नए आइडियाज को अडॉप्ट करा जाता है कि फार्मर्स के लिए ट्रैक्टर्स वगैरह अवेलेबल होना शुरू हो जाए, मॉडर्न इक्विपमेंट्स वगैरह अवेलेबल होना शुरू हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोवाइड होना शुरू हो जाए, बोरवेल का कनेक्शन, ट्यूबवेल्स वगैरह देना शुरू हो जाए, जिससे कि फार्मिंग सेक्टर को भी इंप्लीमेंट कर दिया जाए, फार्मिंग सेक्टर को भी उठा दिया जाए। और फिर ऐसे ही भाखड़ा नांगल डैम जो है, ऐसे सारे डैम्स का कंस्ट्रक्शन होना शुरू होता है, जिससे कि वहां पर इरिगेशन वगैरह तो हुई, साथ में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी जनरेट होना शुरू हो जाए, जिससे कि आसपास के गांव में इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ वहां पे इरिगेशन की भी प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व होना शुरू हो जाए। और फिर स्टार्टिंग में सेविंग्स के बारे में बात होना शुरू होती है। जब हम सेविंग्स को डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में सेविंग्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ये माना जाता है कि सेविंग से बैंकिंग हैबिट्स को प्रमोट करा जाएगा। बैंकिंग हैबिट्स को प्रमोट करने के पीछे ये रीजन होता है कि लोग बाग अगर पैसों की बचत करेंगे और पैसों की बचत करके जब वो लोग बैंक्स में डाला करेंगे, देखो उस समय पे बैंक्स का भी नेशनलाइजेशन हो रखा था, और लोग बाग जब पैसे बचा के बैंक्स में डाला करेंगे तो उस पैसे से लोन दिया जाएगा और इंडस्ट्रीज के पास लोन जाएगा, और इंडस्ट्रीज के पास लोन जाने की वजह से फार्मिंग सेक्टर के साथ साथ सेकंड 5 ईयर प्लान में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा उसका भी अपलिफ्टमेंट होना शुरू हो जाएगा। मतलब औद्योगिकरण भी उठेगा और साथ साथ में फार्मर्स का भी बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। सेविंग हैबिट प्रमोट तो करी जाती है, लेकिन कुछ समय तक सेविंग्स हैबिट को प्रमोट करने के बाद सेविंग्स हैबिट में सैचुरेशन आ जाता है। जैसे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान तक तो लोग बाग सेविंग्स के लिए बैंक्स में पैसा वगैरह डालते हैं, लेकिन फिर थर्ड 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान आते आते इतनी ज्यादा सेविंग्स वगैरह नहीं कर पाते हैं। इसका रीजन ये होता है कि लोग बाग जो होते हैं उनकी इनकम लेवल्स ड्रॉप होने लग जाते हैं। मतलब महंगाई वगैरह बढ़ने की वजह से लोग बाग इतनी ज्यादा सेविंग्स नहीं कर पाते हैं, और उसी समय पे गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ दूसरी चीजों के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कि लोग बागों की सेविंग हैबिट प्रमोट हो। और इसके लिए गवर्नमेंट जो स्टार्टिंग में इंटरेस्ट रेट वगैरह ज्यादा दे रही होती है, वो बाद तक आते आते इंटरेस्ट रेट को भी कम कर दिया जाता है।
जहां तक रही बात की फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो किसकी डिजाइन की, तो इसकी डिजाइन जो करते हैं उस व्यक्ति का नाम होता है के एन राज करके। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस आप 1 मार्क्स के लिए याद रख सकते हैं कि के एन राज जो है वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान को इंप्लीमेंट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आ भी सकता है। नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर जब हम चलना शुरू कर रहे हैं तो हम अडॉप्ट कर रहे हैं सेकंड 5 ईयर प्लान को। सेकंड 5 ईयर प्लान को डिस्कस करते हैं। सेकंड 5 ईयर प्लान को जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये जो सेकंड 5 ईयर प्लान होता है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ फोकस करता है। कहने का मतलब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ध्यान दे रहा होता है। जैसे अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा था बॉम्बे प्लान के बारे में, 1944 में बॉम्बे प्लान आता है जिसमें सारे इंडस्ट्रियलिस्ट मिलकर डिसाइड करते हैं कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होगा वो इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए गवर्नमेंट को इंपॉर्टेंट माना जाता है। कहने का मतलब इंडस्ट्रीज वैसे तो इंडस्ट्रियलिस्ट रन करेंगे लेकिन गवर्नमेंट उनकी निगरानी करा करेगी। ज्यादातर जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गया या फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, ऐसे सारी जो चीजें हैं, जो बड़े बड़े स्टील प्लांट्स हो गए या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चीजें हो गई, वो सारी चीजें गवर्नमेंट उन इंडस्ट्रीज को अपने हाथ में रखती है। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट सी चीज हम यहाँ पे ये भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि आज के समय पे प्राइवेटाइजेशन होने लगे, गवर्नमेंट जो है वो मेजर इंडस्ट्रीज को छोड़ने लग गई है, लेकिन कुछ कुछ इंडस्ट्रीज जैसे कि डिफेंस वाली इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जो हमारे लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखती है, ऐसी सारी इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने अभी भी अपने हाथ में रख रखा है। रेलवेज को अपने हाथ में रख रखा है जैसे कि बजट ट्रैवल वगैरह मिल सके लोगों को। लेकिन जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं जो इतनी ज्यादा हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट नहीं होती, भारत की सुरक्षा के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, या फिर जो रेलवे से रिलेटेड नहीं है जैसे कि एविएशन वगैरह हो गया, एयरलाइन वगैरह हो गया, ऐसी सारी इंडस्ट्रीज को हमने प्राइवेटाइज कर दिया है। लेकिन उस समय पे गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा सेक्टर्स अपने पास ही रख रखे थे जिससे कि उन सारे सेक्टर्स को डेवलप करा जाए और गवर्नमेंट की निगरानी में करा जाए। और इस प्लान को बनाने के लिए जो व्यक्ति इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उनका नाम था पीसी महालनोबिस। इसी को पीसी महालनोबिस का जिनका नाम है उन्हीं को महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं का ये मॉडल था महालनोबिस मॉडल, जिसमें इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट के रोल को इंपॉर्टेंट माना था। अब हम नेक्स्ट वाले टॉपिक को जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम डिस्कस करना शुरू करते हैं क्रिटिसिज्म के बारे में बात करना शुरू करते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान आ गया था, सेकंड 5 ईयर प्लान आ गया था, इसके साथ क्रिटिसिज्म क्या एसोसिएटेड था। क्रिटिसिज्म के बारे में जो बात कर रहे हैं तो आरोप लगना शुरू होता है, आलोचना होनी शुरू होती है अर्बन बायस के बारे में। देखो वैसे तो प्लानिंग वगैरह जो थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, वो सारे सेक्टर्स के ऊपर ध्यान देते हुए जा रहे थे, लेकिन अर्बन बायस का एक आरोप लग जाता है। लोग बात बोलना शुरू करते हैं, कुछ एकेडमिक्स, जर्नलिस्ट, कुछ अखबारों में ऐसी बातें होना शुरू होती हैं कि जो ये प्लानिंग वगैरह है वो अर्बन सेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस थी, मतलब इसमें अर्बन एरियाज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था और विलेजेस को इग्नोर करा जा रहा था। विलेजेस को इग्नोर करने का मतलब क्या है कि विलेजेस में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह ऐसी सारी चीजें जो हुआ करती हैं उनके ऊपर तो ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है गवर्नमेंट, लेकिन जो अर्बन एरियाज है वहां पर ज्यादा ध्यान दे रही है, शहरों में ऊपर फैसिलिटीज जो होती है उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही है। ऐसी सारी चीजों के ऊपर अर्बन बायस के आरोप लगना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात होना शुरू होती है कि जो प्लानिंग है वो इंडस्ट्रीज के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है और इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो फार्मिंग सेक्टर है उसको इग्नोर करा जा रहा है। फार्मिंग सेक्टर के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, ज्यादातर जो ध्यान दिया जा रहा था वो सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर दिया जा रहा था, प्राइमरी सेक्टर को इग्नोर करा जा रहा था। ऐसी सारी आलोचनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। इसी तरीके से हम क्रिटिसिज्म वाले पॉइंट को भी कंक्लूड कर लेते हैं। लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग 2015 में आता है और 2017 से अपना काम करना शुरू कर देता है। नीति आयोग को लॉन्च करा जाता है 2015 में, गठन हो जाता है। करंट बीजेपी की जो गवर्नमेंट होती है वो ही लेकर आती है। लास्ट में जो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट होती है वो वहां पर प्लानिंग कमीशन, लास्ट प्लानिंग कमीशन आती है जो 2017 तक काम करता है, और फिर 2017 में नीति आयोग अपना काम करना शुरू कर देता है। नीति आयोग जो है वो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग करना शुरू करता है। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का मतलब क्या होता है? ऐसी प्लानिंग
जो स्टेट के रोल को भी इंपॉर्टेंट कंसिडर करना शुरू करे। जैसे कि जो स्टेट लेवल प्लानिंग होती है, जो रीजनल लेवल प्लानिंग होती है, इससे पहले क्या होता था, प्लानिंग कमीशन जो था वो सेंट्रलाइज प्लानिंग ही करा करता था, मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ही सारी चीजें करा करती थी। लेकिन नीति आयोग के आने के बाद से डिसेंट्रलाइजेशन होना शुरू हुआ, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू कर देती है। और डिसेंट्रलाइजेशन होने के बाद से नीति आयोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें जो चेयरपर्सन होते हैं उनका वही होते हैं जो प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन होते हैं, जैसे कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो प्लानिंग कमीशन को भी हेड करते थे, और नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं वो भी प्रधानमंत्री